हेलो लिसनर्स, वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ द गुड टॉक पॉडकास्ट। हम हैं आपके होस्ट्स, मैं हूं सागर और मैं हूं चर्चिल। और हर हफ्ते की तरह वी आर बैक विद अ न्यू टॉपिक टू टॉक अबाउट, जिस पे हम अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी स्टोरीज और अपनी कुछ एडवाइस आपसे शेयर करेंगे। आज का एपिसोड बड़ा ही स्पेशल है क्योंकि हमारे पास एक बहुत ही अच्छा रिव्यू है हमारे लिसनर के पास से। शी राइट्स, Hi guys, it's always a treat to hear from you both. It gives me a push in those mornings where I absolutely feel hopeless and very less motivated about anything in life. But your podcast makes it a little better to face such days. Give life another try. So thank you very much. थैंक यू लिसनर इस ब्यूटीफुल रिव्यू के लिए। हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट ला पाते हैं। इसी के साथ हमारे लिसनर ने हमें एक क्वेश्चन भी भेजा है जिस पे ही आज का हमारा एपिसोड पूरा बेस्ड है। And what she wants to know about is the loneliness, fear, and anxiety of you being not enough, the constant requirement of somebody in your life, and if you're not able to get someone in your life, not feeling like you deserve it, and also compromising your self confidence and self esteem. यहाँ पे उन्होंने दो क्वेश्चंस की बात करी है। पहला तो कि डिपेंडेंस ऑन अदर्स या कांस्टेंट नीड ऑफ अ रिलेशनशिप, और दूसरा द फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग इनफ। बट अगर हम देखेंगे तो ये दोनों क्वेश्चंस बॉइल डाउन एक ही चीज़ पे करते हैं, और वो है आपका परसेप्शन आपके बारे में क्या है। अगर हम रिलेशनशिप्स की बात करते हैं तो हम सभी को रिलेशनशिप्स की ज़रूरत होती है। हम सभी को रिलेशनशिप्स चाहिए होते हैं ताकि वो हमें कंप्लीट कर सके। बट देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन हैविंग अ हेल्दी रिलेशनशिप जो आपको कंप्लीट करता है वर्सेस हैविंग अ रिलेशनशिप जहाँ पे आप डिपेंडेंट हैं और वहाँ से उस रिलेशनशिप से कुछ डिराइव करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका सिंपल तरीका अंडरस्टैंड करने का ये है कि अगर मैं दो सेंटेंसेस आपको दूँ, पहला सेंटेंस द डॉग बिट जॉनी एंड दूसरा सेंटेंस जॉनी बिट द डॉग। यहाँ पे आप देखेंगे कि वर्ड्स बिल्कुल सेम है, बट उन वर्ड्स की ऑर्डरिंग से एक्सपीरियंस पूरा चेंज हो जाता है। जब मैं बोलता हूँ द डॉग बिट जॉनी तो एक बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है एज कम्पेयर टू जॉनी बिट द डॉग। तो सिंटेक्स और ऑर्डरिंग ऑफ इवेंट्स हमारी लाइफ में बड़ा डिफरेंस प्ले करते हैं एक्सपीरियंस में। तो अगर आप में अपने लिए एक हेल्दी लव और रिस्पेक्ट है और फिर आप एक रिलेशनशिप में एंटर करते हैं, तो आपके उस रिलेशनशिप का एक्सपीरियंस और आपके लाइफ का एक्सपीरियंस बहुत ही पॉजिटिव होने के चांसेस हैं। बट अगर आप किसी रिलेशनशिप से वो लव और वो अप्रूवल सीख करने की कोशिश कर रहे हैं, तब आपका एक्सपीरियंस बहुत ही डिफरेंट होगा। एंड यहीं से वो पूरा डिफरेंस आता है कि आप अपने आप को किस तरीके से परसीव कर रहे हैं। आई बिलीव इट इज़ नॉट रॉन्ग कि आपको लाइफ में हमेशा कोई रिलेशनशिप चाहिए होती है। हम में से कोई भी एक आइलैंड नहीं है, जैसा कि कहते हैं कि नो मैन इज़ एन आइलैंड, नो वुमन इज़ एन आइलैंड। अल्टीमेटली हमें लोगों की ज़रूरत है, पर अगर हमें ये नहीं पता कि हु इज़ गोइंग इनटू अ रिलेशनशिप, तो हमें ये नहीं पता रहेगा कि हम उस रिलेशनशिप में क्या रोल प्ले करते हैं, और हमेशा हमें वो रिलेशनशिप अनफुलफिलिंग ही लगेगा। और ये जानने के लिए कि एक रिलेशनशिप में आप किस तरह से जा रहे हैं या हु इज़ द पर्सन गोइंग इनटू अ रिलेशनशिप, आपको खुद को जानने की ज़रूरत है। एंड आप खुद को तभी जान सकते हैं जब आप अपने आप से प्यार करते हो। अगर आप अपने आप से प्यार नहीं करते तो यू विल नॉट लाइक योर सेल्फ इनफ टू चेंज एनीथिंग। और जब ऐसा पर्सन किसी रिलेशनशिप में जाता है तो वो रिलेशनशिप हमेशा दोनों के लिए डिससेटिस्फाइंग ही होता है। तो जहाँ पे हम जो बोलना चाह रहे हैं वो बेसिकली ये है कि जब तक आप अपने आप से प्यार नहीं करते हैं, आप वो प्यार बाहर से सीख नहीं कर सकते। लव हैज़ टू फ्लो फ्रॉम विद इन फॉर इट टू बी एक्सेप्टेड फ्रॉम द आउटसाइड। ऑल्सो मुझे लगता है एक बड़ा ज़रूरी डिस्टिंक्शन यहाँ पे कर लेना ज़रूरी है कि हमें लाइफ को एक्सपेक्टेशंस के नज़रिए से देखने की जगह एप्रिसिएशन के नज़रिए से देखना पड़ेगा, वो सेल्फ लव कल्टिवेट करने के लिए। तो अब आपके अंदर एक एप्रिसिएशन होना चाहिए कि आप कौन हैं और आपके पास क्या क्या है, रेदर देन एक्सपेक्टेशंस। और ये एक्सपेक्टेशंस जो हमारे पास होते हैं वो हमको लाइफ में सिखाए जाते हैं। हम सबके अंदर जब हम छोटे होते हैं तो ऐसा कोई भी एक्सपेक्टेशन खुद से नहीं होता है कि लाइफ शुड बी अ सर्टन वे। हमारे साथ रोज़ जो होता है हमें वो पसंद आता है। फिर लाइफ में एज वी ग्रो अप तो हम तो बड़े हो जाते हैं, पर हमारे अंदर का जो बच्चा है वो अभी भी बच्चा ही रह जाता है। और उस बच्चे को समझ में नहीं आता कि अरे अचानक से जो कुछ मेरे को पसंद था या जो कुछ एक्सेप्टेड था वो अचानक से रॉन्ग कैसे हो गया। और ये एक्सपेक्टेशंस कहाँ से आते हैं? ये आते हैं हमारे फैमिली से, हमारे पेरेंट्स से, टीचर्स से, मार्केटिंग मैसेजेस जो हम देखते हैं इन सब से, हमारे पीयर ग्रुप से। और ये एक्सपेक्टेशंस हम अपने उस इनर चाइल्ड पे लगाने की कोशिश करते हैं, और फिर वो इनर चाइल्ड एक ही तरह से रिएक्ट करता है जो उसको आता है, और वो कहता है नहीं, आई विल नॉट एक्सेप्ट दिस, आई डू नॉट लाइक दिस। और वो ये कहता रहता है, कहता रहता है, कहता रहता है, जब तक कि वो इस पॉइंट पे नहीं पहुंच जाता कि आप अपने आप से नफरत भी करते रहते हैं और आपको पता है कि आपको कुछ चेंज तो करना है, पर आपके अंदर ही कुछ है जो आपको चेंज नहीं करने दे रहा। और वो वही ज़िद्दी बच्चा है जो आपके अंदर है, जिसको आपने केयर देना
बंद कर दिया है बचपन से लेके अभी तक, एंड इट इज स्टिल अ चाइल्ड, तो उसको समझ नहीं आ रहा कि अब उसको क्या करना चाहिए। यहाँ पे जो लिसनर है उन्होंने एक बात और कही थी कि शी हैज़ अ फियर एंग्जाइटी अबाउट कि वो इनफ नहीं है। उसमें एक चीज़ समझ लेना बड़ा ज़रूरी है कि ये जो एक्सपेक्टेशन का सेट आप लेके चल रहे हैं, ये किसकी एक्सपेक्टेशन है? क्या ये आपकी एक्सपेक्टेशन है अपने आप से, या आपके पीयर सर्कल की, आपके पेरेंट्स की, आपके आसपास जो लोग हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस है आपसे? और आप किन एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं? और क्या वो एक्सपेक्टेशंस आपको सर्व कर रही हैं? बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने की कोशिश में लगे रहते हैं, और क्योंकि वो इतनी अनरियलिस्टिक हैं, अगर मैं ये एक्सपेक्टेशन सेट लेके चल रहा हूँ कि मुझे सबको खुश करना है, ये एक्सपेक्टेशन सेट कभी पूरा नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं कुछ भी कर लूँ सब लोग खुश नहीं होने वाले हैं। तो अल्टीमेटली सबको खुश करने की कोशिश में मैं अपने आप को दुखी कर रहा हूँ। तो ये अवेयरनेस लेके आना कि मेरा जो एक्सपेक्टेशन सेट है वो मेरा खुद का है, किसी और का है, और वो मुझे सर्व कर रहा है नहीं कर रहा है, बड़ा ज़रूरी है ये फाइंड आउट करने के लिए कि आप सही पाथ पे हैं कि नहीं। हम सबके अंदर एक मल्टीपल वॉइसेस होती है, लाइक एक वॉइस होती है जो हमें पसंद करती है, एक वॉइस होती है जो हमें हमेशा क्रिटिसाइज करती है एंड सो ऑन। पर अगर हम ध्यान देंगे तो यूजुअली हमारी क्रिटिकल वॉइस हमारे किसी अथॉरिटेटिव फिगर की होती है। सो जनरली वो आपकी मॉम हो सकती है, वो आपके डैड हो सकते हैं, वो आपकी कोई टीचर हो सकती है। एंड जब भी आप कुछ अच्छा करने जाते हैं या अपने आप की तरफ प्यार दिखाने जाते हैं, तो इट इज़ दिस वॉइस जो आपको सुनाई देती है एक तरह से। और वो कहती तो ऐसे है कि वो आप खुद ही कह रहे हो, पर एक्चुअली वो आप खुद नहीं कह रहे हो, दिस इज़ अ लर्नड वॉइस जो आप ओवर टाइम एज यू ग्रो सीखते हो। तो जब एक्सपेक्टेशंस की बात हो रही है, तो एक्सपेक्टेशन आपकी अपने आप से हो सकती है डेफिनेटली, बट उसमें से कौन सी एक्सपेक्टेशन सच में आपने बनाई है, ये जान पाना बहुत मुश्किल है। एंड उसका सिंपल तरीका ये है कि अगर आपको मल्टीपल वॉइसेस अपने अंदर आपको मालूम है, तो ट्राई टू गिव इट अ नेम। अगर आप उसको नाम देने की कोशिश करेंगे, अगर आप उस क्रिटिक को एक नाम दे देंगे, तो वेन एवर इट स्पीक्स अप यू कैन एड्रेस इट बाय नेम। और जैसे ही आप उसको नाम देंगे और उसको नाम से बुलाएंगे, तो यू एज अ कंसेप्ट बिकम डिफरेंट फ्रॉम द क्रिटिक। और इससे आपको एक पावर मिलेगी उस क्रिटिक को चुप कराने की, भले ही नहीं, पर उसको थोड़ा शांत कराने की, उसको थोड़ा ओके फील कराने की, ताकि वो आपको वो करने दे जो आपको करने का मन है। और इस तरह से आप जो वो एक्सपेक्टेशंस आपके ऊपर डाल दी गई हैं या जो आपने सीख लिए, उन पर थोड़ा सा कंट्रोल, थोड़ा सा डिस्टेंस ला सकते हैं। ऑल्सो जब आप बहुत डिप्रेस्ड फील करते हैं या आपको कॉन्स्टेंटली किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई की ज़रूरत पड़ती है अपने आप को नॉर्मल रखने के लिए, उस केस में ज़ूम आउट करना बड़ा ज़रूरी है। हम करते क्या है, लाइफ में एक या दो एरियाज़ को बहुत ज़्यादा फोकस दे देते हैं, और हमारी लाइफ का पूरा एक्सपीरियंस उन दो चीज़ों के ऊपर हो जाता है। जैसे अगर आपको घुटने पे चोट लग गई है, तो नाउ अब आपकी सारा फोकस उस घुटने की चोट पे चला गया है, तो आपको सिर्फ वो दर्द फील हो रहा है। तो आपको आसपास की सीनरी नहीं दिखेगी, आपको ये नहीं दिखेगा कि आपकी लाइफ में क्या अच्छी चीज़ें हैं, क्योंकि आपका सारा फोकस उस पेन पॉइंट। तो जब हम लाइफ में ये चीज़ कर देते हैं किसी एक दो एरिया के ऊपर और लॉन्ग टर्म उसी फोकस में रहते हैं, तो हमारा लाइफ का एक्सपीरियंस बड़ा गंदा हो जाता है। तो बड़ा ज़रूरी है कि आप जूम आउट करके लाइफ को बड़ी पिक्चर में भी देखें। आप देखें कि आपकी लाइफ में जो एरियाज़ आपको सेटिस्फैक्शन नहीं दे पा रहे हैं, उनके अलावा क्या क्या और एग्जिस्ट करता है। आप किस तरह से लोगों से डील करते हैं, आप किन किन लोगों की मदद करते हैं, आप क्या करते हैं, कौन कौन लोग आपकी मदद कर रहे हैं, आसपास का वेदर, आसपास की दूसरी चीज़ें। आप जब सब चीज़ों को नोटिस करेंगे और जूम आउट होकर दूर से देखने की कोशिश करेंगे, तो आपको एक बेटर पिक्चर मिलेगी, और आपको रियलाइज़ होगा कि जो होपलेसनेस का स्टेट अभी करंटली है, वो ऐसा नहीं है कि सब कुछ इतना ही बुरा है और सब कुछ उतना ही होपलेस है। बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी चल रही हैं। एक एटीट्यूड जो आ ही जाता है समय के साथ, वो होता है कि एवरीथिंग सक्स। नो मैटर कि आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा चल रहा हो, आपका एक एटीट्यूड बन जाता है जो आपको बोलता है कि सब कुछ खराब है, मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। एंड इट इज़ वेरी ईजी टू फॉल फॉर इट ऑल्सो, क्योंकि आप लाइफ में जो करना चाहते हैं वो आप कर नहीं पा रहे हैं, आपको वो लाइफ आप बना नहीं पा रहे जो वो आप बनाना चाहते हैं। और उससे आप ये डिराइव करते हैं कि क्योंकि आपका कोई कंट्रोल नहीं है चीज़ों पे, इसलिए सब कुछ बिल्कुल ही ख़राब है। जबकि ऐसा एक्चुअली नहीं है। हो सकता है कि आपकी फैमिली अच्छी हो सकता है कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी हो सकता है कि आप एज अ पर्सन अच्छे हो सकता है कि आप एज अ फ्रेंड बहुत अच्छे हो। तो ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में आपके कंट्रोल में कोई भी चीज़ नहीं है या आपको कोई चीज़ मिली नहीं है। इट इज़ जस्ट दैट कि जब हम इस पूरे वॉर्टेक्स में होते हैं कि सब कुछ ख़राब है, तो हमें जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो भी ख़राब ही दिखती हैं। एंड इंस्टेड ऑफ बीइंग ग्रेटफुल, हम अपने आप को कहते हैं ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो हमारे पास है ही। जबकि ग्रेटफुल होने के लिए आपके पास बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जिनको आप सिर्फ इस वजह से अवॉइड कर रहे हैं। ऑफ कोर्स ये कहना बहुत आसान है कि कल से डिसाइड करो कि यू विल बी ग्रेटफुल, बट इट इज़ अ प्रैक्टिस दैट यू हैव टू डू ओवर एंड ओवर एंड ओवर। ऑल्सो
अगर आपको ये लगता है कि लाइफ में मेरे पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ थी, मेरे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ थी और मैं उनमें कुछ नहीं कर पाई और इसलिए मेरा नेगेटिव स्टेट है या इसलिए मुझे होपलेस फील होता है या नॉट इनफ की फीलिंग आती है, बड़ा ज़रूरी है अपने आप को फॉरगिव कर देना। जो समय हाथ से निकल गया और जो अपॉर्चुनिटीज़ हाथ से निकल गई है, उनका दुःख मनाने से कुछ भी नहीं होगा। सो बी अ बिगर पर्सन एंड फॉरगिव योरसेल्फ फॉर व्हाटएवर रॉन्ग दैट हैज़ हैपेंड टू यू या यू हैव डन रॉन्ग। तो जब आप वो फॉरगिवनेस वाले स्टेट में आते हैं तो आपको एक क्लीन स्लेट मिल जाती है आप स्टार्ट करने के लिए। अब आप उस ज़ीरो पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हैं जहाँ पे अभी तक कुछ भी अच्छा और बुरा नहीं है। तो आसान हो जाता है क्योंकि अब आप फर्स्ट स्टेप लेने वाले हैं। तो आपकी हर छोटा एक्शन एक सक्सेस होगा और हर एक छोटी गलती आप ठीक कर सकते हैं। सो अपने आप को वो एक क्लीन स्लेट दीजिए और ये बोलना कि मैं पहले कुछ नहीं कर पाई थी या मेरे पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ थी या ये रिसोर्सेज थे जो मैं मटेरियलाइज़ नहीं कर पाई, आपको बड़ा अच्छा ऑप्शन देगा आगे बढ़ने का। आई थिंक इसी में आपका ईगो बीच में आ जाता है, क्योंकि आप जैसे ही खुद को माफ़ करने की कोशिश करते हैं तो ईगो कहता है हाँ पर तुमसे तो इतना भी नहीं हुआ, अगर इतना भी नहीं हुआ तो क्या गारंटी है कि फ्यूचर में ये आपसे हो पाएगा। और ये जो ईगो या ये जो क्रिटिकल वॉइस होती है ये बार बार आपको यही कहती है कि इफ़ यू कैन नॉट डू दिस, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो आप बाद में कभी कुछ नहीं कर पाओगे। ऑफ कोर्स इन लाइफ यू नो दिस इज़ नॉट ट्रू, पर उस वॉइस से जीतना बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड इसके लिए मुझे लगता है आपको अपने इनर चाइल्ड से बात करनी चाहिए, क्योंकि अनलेस यू कैन बिकम अ नर्चरिंग पैरेंट टू योर इनर चाइल्ड, आपका इनर चाइल्ड आपको कुछ भी करने नहीं देगा। आप नई चीज़ें ट्राई करोगे पर एक ज़िद्दी बच्चे की तरह वो मना कर देगा। तो यू हैव टू बिकम दिस पैरेंट जो बच्चे को कुछ करने में हेल्प करता है। जस्ट एज एन एग्जाम्पल, जब आप छोटे थे और आपको पहली बार स्कूल जाना था तो आपके पेरेंट्स आपको छोड़ने जाते हैं और फिर वो आपको मनाने की कोशिश करते हैं जब आप रो रहे हो कि नहीं जाओ, अच्छा लगेगा एंड सो ऑन। तो ये आपको करना पड़ेगा अपने बच्चे के साथ कि इट्स ओके टू गो देयर। देन जब वो वापस आता है स्कूल से, जब आप स्कूल से वापस आते थे तो ऐसा नहीं है कि अगले दिन उनको छोड़ने नहीं जाना पड़ता था या कई दिनों तक उनको छोड़ने नहीं जाना पड़ता था। वो रोज़ आपको छोड़ने जाते थे, रोज़ आपको समझाते थे और रोज़ आपको भेजते थे, टिल द पॉइंट कि आप ट्रस्ट करने लगे थे उन पे कि हाँ स्कूल जाना भी अच्छा है और जब मैं वहाँ से वापस आऊँगा तो आई विल हैव दी सिक्योरिटी ऑफ गोइंग बैक टू माई पेरेंट्स। तो ये एग्जैक्ट चीज़ आपको अपने इनर चाइल्ड के साथ करनी पड़ेगी। उसको समझाना पड़ता है कि इट इज़ ओके कि तुम फेल हो गए या जो भी, एंड इट इज़ ओके कि लाइफ अभी करेंटली ऐसी, बट प्लीज़ गो एंड आई विल ऑलवेज बी हियर। जब तुम वो एक्सपेरिमेंट करके वो चीज़ सीख के वापस आओगे तो वापस आके आई विल स्टिल गिव यू द सेम लव। अगर आप ये नर्चरिंग कर सकते हो तो आप अपनी लाइफ में बदलाव ला सकते हो, वरना योर इनर चाइल्ड विल बी जस्ट लाइक अ जिद्दी बच्चा कि मैं जाऊँगा ही नहीं चाहे आप कुछ कर लो। क्योंकि आपने होम की बात की और इनर चाइल्ड की बात की, इसमें एक बहुत अच्छी एनालॉजी यूज़ होती है इमोशनल होम की। आप कई बार देखेंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नदी के किनारे घर बनाते हैं, वहाँ पे बाढ़ आती है, उनका घर टूट जाता है तो फिर उनको मूव करना पड़ता है, फिर वो वापस घर वहीं उसी गाँव में बना लेते हैं। फिर 4 साल बाद बाढ़ आती है, फिर उनका घर तबाह हो जाता है, फिर वो शिफ्ट करते हैं टेम्परेरीली और फिर घर वहीं बना लेते हैं। एंड कोई दूर से बैठा हुआ इंसान सोचता है कि क्या तुम बेवकूफ़ हो जो बार-बार घर वहीं पे बना रहे हो? बट दैट इज़ द कांसेप्ट ऑफ होम। होम ऐसी जगह होती है जहाँ से पर्सन रिलेट करता है और वो जगह कितनी भी गंदी या अच्छी हो, आप बार-बार वहीं जाना चाहते हैं। सेम इज़ द कंटेक्स्ट विद द इमोशनल होम। हर इंसान का एक इमोशनल होम होता है, एक सेट ऑफ इमोशंस होते हैं जो उसको सर्टेनिटी देते हैं। ये आइडेंटिफाई करना कि आपका इमोशनल होम क्या है और आपके लिए वो कौन से इमोशंस हैं जो आपको सर्टेनिटी देते हैं। बहुत से लोगों के लिए वो इमोशंस एंगर होते हैं क्योंकि उनको पता है अगर मैंने गुस्सा किया तो मुझे सर्टन रिस्पॉन्स मिलने वाला है, मुझे अटेंशन मिलने वाला है, मुझे ये चीज़ें मिलने वाली है। जैसा कि बच्चा करता है, बच्चे रोना चालू कर देते हैं क्योंकि उनको पता है जैसे ही उन्होंने रोना चालू या जिद करना चालू की, उनको सबका अटेंशन मिल जाएगा, लोग उनको देखेंगे और एक सर्टन रिस्पॉन्स आएगा। तो हर इंसान का एक इमोशनल होम होता है, आपका भी एक इमोशनल होम होगा। ट्राई एंड आइडेंटिफाई दैट इमोशनल होम। और अगर वो इमोशनल होम अभी नेगेटिव स्टेट में है, क्योंकि अगर बहुत से लोगों के लिए होपलेसनेस या डिप्रेशन की फीलिंग भी सर्टेनिटी का कारण होता है, क्योंकि जब वो डिप्रेस्ड होकर बैठते हैं तो उनके माइंड को पता है कि इसका नेक्स्ट रिस्पॉन्स क्या आने वाला है, तो उन्हें सर्टेनिटी मिलती है। तो अगर आपका इमोशनल होम नेगेटिव है इस टाइम पे, तो आपको वो आइडेंटिफाई करके उस नेगेटिव इमोशनल होम को चेंज करने की ज़रूरत है। आपको एक कॉन्शियस स्टेप लेके मूव करके एक पॉजिटिव सेफ स्पेस बनानी है अपने लिए जो आपका इमोशनल होम बन सके। और आपका इमोशनल होम अच्छे कंडीशन में नहीं है ये आपको पता चल सकता है आपके एक्चुअल होम से। डज नॉट मैटर कि आपका खुद का कमरा है या आपका खुद का बेड है या आपका खुद का टेबल है, उसकी जो कंडीशन होगी वो आपके इमोशनल होम को एग्जैक्टली रिफ्लेक्ट करती है। तो अगर आप
अपने इमोशनल होम को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे या उसमें कुछ बदलाव नहीं ला पा रहे, अच्छा फील नहीं कर पा रहे, तो इसका सिंपल एक तरीका है कि जो आपका फिजिकल होम है, वेदर इट्स जस्ट योर बेड और योर रूम और योर ऑफिस स्पेस, उसको आप एक वेलकमिंग प्लेस बनाइए। क्योंकि अल्टीमेटली जैसे कि बच्चा थकार के वापस आता है तो घर पे उसको अच्छा ही लगता है। जब आप लाइफ की स्ट्रगल करके वापस आते हैं रूम में या अपने बेड पे, तो आपको अच्छा लगना चाहिए, आपको मन होना चाहिए वहाँ पे लेटने का। और इसको करने के लिए अगर आपको मेहनत करनी पड़ती है, वेदर दैट्स क्लीनिंग, वेदर दैट्स ऑर्गेनाइजिंग ऑर्गेनाइजेशन। थिंग्स, या फिर वो हो सकता है कि उसमें आप पॉजिटिव चीज़ें ऐड करें जो आपको अच्छी फीलिंग देती है, कुछ भी हो सकता है, तो वो मेहनत करने से आपको कभी स्टेप बैक नहीं करना चाहिए, आपको डरना नहीं चाहिए। बिकॉज अल्टीमेटली अगर इट इज़ नॉट वर्थ टू कीप योर होम नाइस, तो इट इज़ नॉट वर्थ डूइंग एनीथिंग एल्स इन लाइफ। अगर आप घर को अच्छा नहीं रख रहे, अगर आप वो अपनी सेफ स्पेस को अच्छा नहीं रख रहे, तो आप कुछ भी करने जाएंगे आपको वापस आके अच्छा नहीं लगेगा, एंड देन नथिंग विल फील लाइक इट इज़ वर्थ। बहुत जब बड़े-बड़े लोग कोलैबोरेट करते हैं या किसी बहुत बड़ी पोजीशन के लिए हायर करते हैं, तो लोग एक दिन स्पेंड करते हैं उस पर्सन के साथ जिसको बहुत बड़ी पोजीशन पे हायर करना है, एंड उस पूरे दिन में वो कुछ काम की बातें नहीं करते, उनका नॉलेज टेस्ट नहीं करते हैं। अगर किसी बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ हायर करना है, तो वो उसका नॉलेज एक दिन में टेस्ट नहीं कर सकते, वो उसके एक्सपीरियंसेस को एक दिन में टेस्ट नहीं कर सकते। तो वो सुबह से शाम तक आउटिंग पे निकलते हैं, गोल्फ खेलते हैं, खाना खाते हैं, बार में बैठते हैं, चिट-चैट करते हैं और वापस आके इवनिंग में अपना डिसीजन देते हैं। उन्होंने कहीं पे भी इस दिन में उनका नॉलेज टेस्ट नहीं किया होता है, बट स्टिल दे आर एबल टू कम टू अ डिसीजन। उसका कारण ये होता है कि स्मॉल थिंग्स आर द बिग थिंग्स। आप छोटी छोटी चीज़ों में कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे चीज़ों को प्लान करते हैं और कैसे उनको एग्जीक्यूट करते हैं, वो बड़ी चीज़ों में ट्रांसफॉर्म होता है। तो आप अपने साथ, अपने आसपास की चीज़ों के साथ कैसे रहते हैं, वही आपका मेंटल स्टेट डिटरमाइन करेंगे। अगर आपकी सराउंडिंग्स मेसी, क्लटर्ड और बिखरी हुई हैं, तो वही स्टेट आपके माइंड का भी होगा। तो हो सकता है आप स्टार्टिंग में माइंड क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, बट आप अपनी सराउंडिंग्स क्लियर करके माइंड को एक ऑप्शन देते हैं ताकि वो अपने आप को क्लियर कर सके। तो जैसे आप एक्सटर्नल रिलेशनशिप्स में हैप्पीनेस ढूंढ रहे थे, उसी तरह से आप अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हैप्पीनेस ढूंढ सकते हैं। उससे होता यह है कि क्योंकि एनवायरनमेंट इज एटलीस्ट इन योर कंट्रोल, तो आप कुछ चेंज ला पाते हैं और उस चेंज से आपके माइंड के अंदर चेंज आ पाता है। अल्टीमेटली सेल्फ लव इज़ ऑल अबाउट कि आप खुद को कैसे ट्रीट करते हैं। अगर आप खुद को अच्छे से ट्रीट करते हैं तो फिर सब कुछ ठीक है। कई बार आप इंटरनली अच्छा फील करते हैं और अपने आप के लिए कुछ अच्छा करते हैं, कई बार आप अपने लिए कुछ अच्छा करते हैं और फिर इंटरनली अच्छा फील करते हैं। तो इट डज़ नॉट मैटर कि ऑर्डर ऑफ थिंग्स क्या है, क्योंकि अंदर के बच्चे को नहीं पता कि सही तरीका क्या है। उसको सिर्फ पता है कि उसको कब अच्छा लग रहा है, कब बुरा लग रहा है, एंड देयरफॉर अगर आप उसको किसी भी तरह से अच्छा फील करवा सकते हैं तो वो आपको करना चाहिए। ऑल्सो ये समझना कि एक्सटर्नल लव कभी आपको फुलफिलिंग होने वाली फीलिंग नहीं दे सकता। जब तक आप अपने आप से खुद प्यार नहीं करते हैं, बाहर से आपको कितना भी प्यार मिल जाए, आपको वो सैटिस्फैक्शन नहीं आएगा, क्योंकि आपको कभी भरोसा नहीं होगा उस एक्सटर्नल लव पे, क्योंकि आप अपने आप से खुद प्यार नहीं करते। आपको प्यार पे भी तभी भरोसा आता है जब आपको पता है कि आप उसके वर्दी हैं। तो ज़रूरी सबसे पहला स्टेप यही है कि आप अपने आप से प्यार करना चालू करें। इसमें आई थिंक इसको समझने का एक सिंपल तरीका ये भी है कि आप अपने आप से प्यार बिना कंडीशन के ही कर सकते हैं। अगर आप उसमें कंडीशन लगा रहे हैं तो फिर वो प्यार नहीं हो सकता, बिकॉज द होल पॉइंट ऑफ लव इज़ टू एक्सेप्ट वॉट एवर इज़। अगर आप उसमें कंडीशंस लगाते हैं तो आप बेसिकली कह रहे हैं कि इसमें कुछ गलत है, जब ये फिक्स हो जाएगा तब मैं इसको एक्सेप्ट करूँगा या करूँगी। दैट इज़ द रॉन्ग वे टू गो अबाउट लाइफ इन जनरल, कि अगर आपको हमेशा ही कुछ गलत लगता है तो आप हमेशा फिक्सिंग मोड में रहेंगे, और अगर हमेशा फिक्सिंग मोड में रहेंगे तो जो होगा उसको आप कभी अप्रिशिएट ही नहीं करेंगे। तो ये अप्रिसिएशन पहले लाना बहुत ज़रूरी है अपने आप के लिए, विदाउट चेंजिंग एनीथिंग। एंड दैट इन नो वे मीन्स कि आप चीज़ें इम्प्रूव नहीं करना चाहते हैं। आप जस्ट एक्नॉलेज करते हैं कि ओके, मेरे में ये गलत है, एंड डिस्पाइट ऑल दोज मैं अपने आप से प्यार करता हूँ एंड अपने आप को हेल्दीली रिस्पेक्ट करता हूँ। दैट इन नो वे मीन्स कि मैं इनको इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं करूँगा। जैसे आपका बेबी होता है, बेबी गलतियाँ करता है, चीज़ें तोड़ता है, फोड़ता है, बट यू स्टिल लव हिम, एंड दैट इन नो वे मीन्स कि आप उसको उन चीज़ों के लिए प्रमोट कर रहे हैं। आप उसको उतना ही डांटते हैं, उतना ही संभालते हैं और उतनी ही बार बोलते हैं कि ये गलत है, बट यू स्टिल लव हिम। और यही आपका प्यार है उस बच्चे के लिए कि उसकी इतनी गलतियों के बावजूद उसको इम्प्रूव करने की आप कोशिश करें। तो यही चीज़ को आपको इंटरनली रिडायरेक्ट करना है कि आपको प्यार अपने आप से करना है। एंड कहीं पे भी प्यार का मतलब ये नहीं होता कि यू एक्सेप्ट एवरीथिंग एंड डोंट चेंज एनीथिंग। एक्सेप्टेंस सिंपली मीन्स कि आप उस चीज़ को एक्नॉलेज कर रहे हैं कि हाँ ये चीज़ें गलत हैं, फिर भी मैं अपने आप से प्यार करता हूँ या करती हूँ, पर क्योंकि मैं अपने आप से प्यार करती हूँ देन यू कैन चेंज फ्रॉम देयर। या एक और चीज़ जो मुझे लगता है वो है ड्रीम करना। जब हम
इस तरह के स्टेट में फंसे होते हैं जहाँ पे हमें नॉट बीइंग इनफ वाली फीलिंग आती है, या हम डिपेंडेंट होते हैं दूसरों पे अपनी हैप्पीनेस तलाशने के लिए, तब आप ड्रीम करना बंद कर चुके होते हैं। आपकी लाइफ सिर्फ प्रेजेंट में चल रही है और आपको जो नेक्स्ट शाइनी थिंग दिखती है आप उसको फटाक से ग्रैब कर लेते हैं और सोचते हैं सब ठीक ठाक है, सब अच्छा है, चल रहा है। उस समय पे ड्रीम करने की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाती है। आपकी लाइफ क्योंकि प्रेजेंट में इतनी ज़्यादा स्टक है कि आपको उसको लुभावने सपने दिखाना ज़रूरी है ताकि वो कुछ प्रोग्रेस की ओर मूव कर सके। जो लोग स्टक फील करते हैं उनके पास कोई बहुत स्ट्रॉन्ग पुल नहीं है उनको आगे बढ़ाने के लिए। तो आप अगर कीचड़ में फंसे हुए हैं तो आपको एक रस्सी चाहिए जिसके बल पे खींचते खींचते आप आगे निकल के उस कीचड़ से बाहर निकल पाए। वो रस्सी आपके सपने हैं। एक ड्रीम लिस्ट बनाने की कोशिश कीजिए जिसमें आपको जो जो करना है, जहाँ जहाँ जाना है, जो जो अचीवमेंट्स करने हैं, वो सब लिखिए, क्योंकि वही सब रीज़न होंगे आपको अपने से प्यार कराने के। नाउ यू हैव अ बिग रीज़न टू डू समथिंग गुड इन योर लाइफ। एंड आई थिंक इस ड्रीम लिस्ट में आपको सारे ड्रीम्स इंक्लूड करने चाहिए, इंक्लूडिंग वो ड्रीम्स जो आपको एकदम रिडिकुलस लगते हैं, जो आपको लगते हैं कि ये तो कभी हो ही नहीं सकता या ये तो आप कभी कर ही नहीं पाएंगे। और इसका रीज़न ये है कि आपके बच्चे को पॉसिबिलिटी दिखनी चाहिए, यानी कि आपके इनर चाइल्ड शुड सी कि लाइफ में बहुत कुछ है करने को। डज नॉट मैटर कि उसमें से हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, पर जस्ट ड्रीमिंग इन इटसेल्फ इज़ अ वेरी गुड एक्सरसाइज। मुझे लगता है कि सेल्फ लव इज़ ऑल अबाउट सेल्फ डिस्कवरी। आप अपने लिमिट्स जानने की कोशिश करते हैं, अपनी स्ट्रेंथ जानने की कोशिश करते हैं, अपनी वीकनेसेस जानने की कोशिश करते हैं। और इस पूरी जर्नी में अगर आपको मज़ा नहीं आ रहा है तो फिर इस जर्नी का कोई मतलब नहीं है। सो लाइफ हैज़ टू बी फन, लाइफ हैज़ टू बी इंटरेस्टिंग। और इसको बनाने का जिम्मा आप पर नहीं है, आपको सिर्फ ये करना है कि आपको वो सारी पॉसिबिलिटीज़ एक्सप्लोर करनी है जो आपको लगता है कि आपको इंटरेस्ट करती है। जब तक आपको कोई चीज़ इंटरेस्टिंग लगती रहेगी तब तक अब वो चीज़ें आप ट्राई करते रहोगे, और जब तक आप ट्राई करते रहोगे यू विल रीच वेयर यू वांट टू। एक और तरीका इस पूरी सेल्फ लव की प्रोसेस को अप्रोच करने का ये है कि अगर आप किसी इंसान से या बेबी से बहुत प्यार करते हैं, तो आप उसके लिए क्या-क्या करते हैं, वो सभी चीज़ें आप अपने लिए करें। तो अगर आप उसको कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं, तो आप अपने आप को कॉम्प्लीमेंट्स दें। अगर आप उसको पैम्पर करते हैं, तो आप अपने आप को पैम्परिंग की अपॉर्च्युनिटीज़ दें। अगर आप उसको हेल्दी खाना देते हैं, तो आप अपने आप को हेल्दी खाना दीजिए। अगर आप उसको पॉजिटिव वर्ड से मोटिवेट करते हैं, तो आप अपने आप को भी पॉजिटिव वर्ड से मोटिवेट करिए। तो एक डिस्टेंस क्रिएट कीजिए अपने आइडेंटिटी के बीच में और अपने उस इनर चाइल्ड के बीच में, और उसको उसी तरीके से ट्रीट करिए जिस तरीके से आप उस इंसान को ट्रीट करते हैं जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। एंड जैसे जैसे आप ये करने लग जाएंगे, आपको रियलाइज़ होगा कि आपके अंदर एक हेल्दी लव डेवलप हो रहा है अपने आप के लिए। ये एक दिन में नहीं होगा, एक महीने में नहीं होगा, ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो चलती जाएगी। बट धीरे धीरे इंप्रूवमेंट्स दिखने लगेंगे, और जैसे जैसे सेल्फ लव डेवलप होगा, यू विल स्टार्ट हैविंग दैट फीलिंग ऑफ बीइंग केपेबल, डिजर्विंग एंड बीइंग इनफ। ऑल्सो नाउ आपके रिलेशनशिप्स में चीज़ें चेंज होने लग जाएंगी। अब आप रिलेशनशिप से लव सीख नहीं कर रहे हैं, अब आप कंप्लीटनेस सीख करने लग जाएंगे। अब वो डिपेंडेंस वाले रिलेशनशिप से चेंज होकर ग्रेटिफाइंग रिलेशनशिप्स हो जाएंगी। सो बेसिकली द होल फोकस इज ऑन डिस्कनेक्टिंग आपका इनर क्रिटिक, आपका इनर चाइल्ड एंड योरसेल्फ। तो यहाँ पे तीन डिफरेंट डिफरेंट वॉइसेस हैं। एक जो आपका इनर क्रिटिक है, जो ऑफकोर्स हमेशा सबसे ज़्यादा चिल्लाता है और सबसे ज़्यादा आपको बताता रहता है कि क्या गलत है आपकी ज़िंदगी में। और एक आपका इनर चाइल्ड है जो कह रहा है कि आई कैन इम्प्रूव, बट आई नीड सम टाइम, आई नीड सम लव, आई नीड सम स्पेस, और मुझे अच्छा फील कराओ एंड आई विल बी एबल टू इम्प्रूव एंड गिव यू थिंग्स जो आप सोच भी नहीं सकते थे। एंड द थर्ड वॉइस इज़ यू योर सेल्फ। आप खुद को एज अ पर्सन एड्रेस कर सकते हैं, या खुद की विजडम बोल सकते हैं, या अपना हायर सेल्फ बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। पर इन तीन वॉइसेस के बीच में आपको खेलना है, ताकि जब आप क्रिटिक को सुने तो आप क्रिटिक को बोल सकें कि हाँ तुम सही तो कह रहे हो, पर देखते हैं कि क्या हो सकता है। और जब आप बच्चे से बात कर रहे हो तो आप बच्चे को बोल सकें, अपने इनर चाइल्ड को, कि ये कर सकते हैं, ये करके देखो, आई एम गोना बी हियर, यू गो ट्राई इट, नहीं पसंद आए तो वापस आ जाना। जब तक आप उसको ये फ्रीडम दे पाएंगे तो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओगे, और आगे बढ़ते बढ़ते खुद से प्यार कर पाओगे। ऑल्सो जब आप फेल होंगे इस पूरी जर्नी में, तो हैव सम एम्पैथी फॉर योरसेल्फ। बहुत सी बार अगर आप लाइफ में फेल होते हुए आ रहे हैं, तो क्लीन स्लेट के बावजूद आपको अपने ऊपर से भरोसा नहीं आ पाता है। तो उस केस में अपने लिए एम्पैथी रखना कि हाँ ठीक है, ये नई जर्नी है, ये टफ है और डिफ़िकल्ट है, और फेलियर्स आएंगे, बड़ा ज़रूरी है। हम सभी दूसरों को देखते हैं और हमें लगता है कि अरे ये तो इतना कर पा रहा है, ये तो इतना कर लेता है, मैं इतना सा भी नहीं कर पाऊंगी। तो उस केस में अगर हम उस एटीट्यूड से जाएंगे और उस तरीके से हम हार्शली अपने आप को ट्रीट करेंगे, तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सो इवन व्हेन यू फेल, हैव सम एम्पैथी टुवर्ड्स योरसेल्फ कि हाँ ठीक है, गलती हुई है, दिस इज़ हाउ आई कैन रेक्टिफाई इट, मैं ये चेंजेस ला के इन चीज़ों को चेंज कर सकती हूँ।
और उस एम्पैथी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करें। यहाँ पे एक चीज़ जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, जो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है सेल्फ लव के लिए। हमारी लाइफ में जो भी परेशानियाँ होती है, जो भी दिक्कत होती है, या हमसे जो भी गलतियाँ होती है, हमारा जो भी एटीट्यूड जनरली लाइफ का रहता है, इस सब का इल्ज़ाम समहाउ हम अपनी बॉडीज़ पे लगाते हैं। तो हम बोलेंगे कि हम ठीक दिखते नहीं है, या हम मोटे हैं, या हमारी बेली बहुत राउंड हो रही है, या हम कोई मेहनत नहीं कर पाते, हम बॉडी को चेंज नहीं कर पाते। एंड मुझे लगता है कि ये बहुत ही गलत एटीट्यूड है। द फर्स्ट थिंग फॉर लविंग योर सेल्फ इज़ टू एक्सेप्ट योर बॉडी एग्जैक्टली एज इट इज़। क्योंकि अल्टीमेटली जब हम घर की बात करते हैं, तो आपके माइंड का, आपके इमोशंस का, आपकी फीलिंग्स का, आपके इनर क्रिटिक और इनर चाइल्ड का घर क्या है? आपकी बॉडी। अगर ये बॉडी नहीं होगी तो देयर इज़ नो होम। डज नॉट मैटर कि आपके फिजिकल स्पेस में कौन सा होम है। तो इस होम को एज इट इज़ एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। जब आप इसको चेंज करने की कोशिश करेंगे तो यू विल डेफिनेटली रन इनटू अ लॉट ऑफ चैलेंजेस, क्योंकि आपके एक्सपेक्टेशंस बहुत सारे हैं आपकी बॉडी से, पर उसमें चेंज धीरे धीरे आप ही ला सकते हैं। सो बिफोर यू कैन चेंज एनीथिंग, आपको एक्सेप्ट करना होगा कि योर बॉडी इज़ गुड एग्जैक्टली एज इट इज़। और इसकी एक बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है कि यू हैव टू टेक आउट सम टाइम। आपको अपने आप को मिरर में देखना है और आपको आई लव यू नहीं बोलना है, आपको सॉरी बोलना है। यू हैव टू टच एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी एज यू सी इट इन द मिरर, और हर बॉडी पार्ट को आपको सॉरी बोलना है, वेदर वो आपके बाल है, वेदर वो आपका फेस है, वो आपकी बेली है, या कुछ भी। यू हैव टू से कि आई एम सॉरी फॉर ट्रीटिंग यू बैडली, आई एम सॉरी फॉर सेइंग दैट यू आर नॉट राइट, एंड आई एम रियली सॉरी कि आई हैव नॉट ट्रीटेड यू एज अ पार्ट ऑफ मी सो फार। क्योंकि क्या होता है, हम आई लव यू जब बोलने जाते हैं तो हमें बड़ा फेक लगता है, पर सॉरी बोलना बहुत ज़रूरी होता है अपने हर बॉडी पार्ट को। एंड ऑप्शनली यू कैन से कि आप उसको पसंद क्यों करते हैं। तो अगर आपके बाल बहुत कर्ली हैं एंड यू ऑलवेज से आई हेटेड कि मेरे कर्ल्स कितने ज़्यादा है, ये मौसम में कैसे फ्रीजी हो जाते हैं, तो यू कैन से आई एम सॉरी फॉर ट्रीटिंग यू लाइक दिस एंड सेइंग कि मुझे तुमसे प्यार नहीं है, पर आई रियली लाइक इट कि आप ऐसे वियर्ड हो या कर्ली हो या वॉट एवर। एंड ये आपको हर बॉडी पार्ट के साथ करना है। इसमें बहुत ज़रूरी ये समझना कि ये एक दिन की एक्सरसाइज नहीं है। दिस कैन बी अ डेली प्रैक्टिस, कैन बी अ वीकली प्रैक्टिस। द मोर यू हैव हेटेड योर बॉडी ओवर योर लाइफ, द लॉन्गर यू हैव टू डू दिस प्रैक्टिस। एंड यू विल सी कि जैसे जैसे आप ये करते जाएंगे, जैसे जैसे आप अपनी बॉडी को एक्सेप्ट करते जाएंगे, आपको खुद को एज यू आर एक्सेप्ट करने में ज़्यादा आसानी होगी, एंड देन यू कैन बिल्ड फ्रॉम देयर। ऑल्सो जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप इम्प्रूवमेंट सीख नहीं कर रहे हैं। आपको इम्प्रूवमेंट सीख करने के लिए भी पहले एक्सेप्टेंस लेना ज़रूरी है। अनलेस यू एक्सेप्ट हु यू आर, वॉट यू हैव एंड आप कैसे हैं, तब तक आप कोई चेंज नहीं ला सकते। हम सभी डिनायल के मूड में ही चलते हैं। हम अपने माइंड में एक अलग परसेप्शन लेके चल रहे हैं और अलग व्यू लेके चल रहे हैं। जब तक आप अपने आप को पूरी उसी तरीके में एक्सेप्ट नहीं करेंगे जो आपका रियल सेल्फ है, आप उसमें कोई भी बदलाव नहीं ला सकते। सो एक्सेप्ट फॉर हु यू आर, वॉट यू हैव एंड वॉट यू कुड डू, एंड देन वहाँ से आप चेंज की जर्नी चालू कर सकते हैं। मैं इसमें दो चीज़ें ऐड करना चाहता हूँ। एज अ वेरी सिंपल प्रैक्टिकल थिंग जो आप कर सकते हो, वो है कि हर हफ्ते अपने लिए थोड़ा टाइम निकालना। दिस कैन बी एट योर होम, या फिर दिस कैन बी एट अ कैफ़े दैट यू लाइक, कहीं भी जहाँ पे आपको कंफर्टेबल लगता हो। एंड मेक इट अ रूल कि चाहे आपकी लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, आप ये 1 घंटा 2 घंटा अपने साथ बिताते हैं। इसमें आप कोई एनालिसिस करें कोई ज़रूरी नहीं है, इसमें आप कोई एक्सरसाइज करें कोई ज़रूरी नहीं है। इट जस्ट हैज़ टू बी एन आवर विथ योर सेल्फ। ये वो बेसलाइन बनती है जो आपके इनर चाइल्ड को बताती है कि चाहे लाइफ में वो कुछ भी गलतियां कर रहा हो, कोई भी दिक्कत हो रही हो, पर घूम फिर के एट द एंड ऑफ द वीक, एट द बिगिनिंग ऑफ द वीक, या सम टाइम ड्यूरिंग द वीक, उसको 1 घंटा आपके साथ शांति से बैठने मिलेगा। जब तक आप ये बेसलाइन नहीं बनाएंगे, तब तक आपको हमेशा ये लगता रहेगा कि आप अपने लिए कुछ अच्छा नहीं कर रहे। तो मेक दिस समथिंग गुड दैट यू डू फॉर योरसेल्फ। एंड फाइनली ये समझना भी ज़रूरी है कि जैसे हम किसी नई रिलेशनशिप में जाते हैं, हमें किसी की तरफ अट्रैक्शन होता है, फिर इन्फैचुएशन होता है, फिर धीरे धीरे उनसे प्यार होता है, एंड देन वंस वी आर इन अ प्रॉपर रिलेशनशिप, हम एवरी डे नए तरीके निकालते हैं उनसे प्यार करने के लिए। और जिनके साथ भी हम ये लाइफ टाइम गुजारना चाहते हैं, उनको प्यार करने के लिए हमें नए नए तरीके, नए नए रीजंस ढूंढने पड़ते हैं। देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन फॉलिंग इन लव विद समवन एल्स एंड फॉलिंग इन लव विथ योर सेल्फ। आपको ये जर्नी जब आप स्टार्ट करोगे, अपने बारे में बहुत चीज़ें अच्छी लगेंगी, बहुत चीज़ें बुरी लगेंगी, एंड दिस विल नेवर चेंज। आपको हमेशा आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें अच्छी और कुछ चीज़ें बुरी लगने वाली हैं। सो इट्स अ जर्नी दैट यू टेक ऑफ एक्सेप्टिंग योर सेल्फ, लर्निंग, इम्प्रूविंग, अप्रिशिएटिंग, देन अगेन एक्सेप्टिंग एंड लर्निंग एंड अप्रिशिएटिंग। तो ये कॉन्स्टेंट जर्नी, जैसे कि आप किसी और के लिए करते, वो आपको खुद के लिए भी करनी है। इट्स अ कॉन्स्टेंट जर्नी। और जैसा हम कहते हैं कि वी नीड टू मास्टर द आर्ट ऑफ सेल्फ लव, देयर इज़ नो मास्टर।
आप कभी भी इस चीज़ की मास्टरी नहीं कर सकते, क्योंकि हर मास्टर को कुछ ना कुछ नहीं आता है। तो जैसे जैसे आप एक चीज़ में अच्छे होंगे, आपको नई नई चीज़ें मिलेंगी अपने आप में इम्प्रूव करने के लिए भी, एक्सेप्ट करने के लिए भी, और खुद से प्यार करने के लिए भी। तो आई होप आपको हमारे सजेशंस अच्छे लगे होंगे। फाइनली आई जस्ट वांट टू से कि बिफोर सीकिंग लव फ्रॉम आउटसाइड, कल्टिवेट लव फॉर योरसेल्फ एंड वहाँ से आप आगे बढ़ सकते हैं। विद दैट वी मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ द पॉडकास्ट विच इज़ एक्सरसाइज ऑफ द वीक। क्योंकि इस एपिसोड में हमने सेल्फ लव और अपने आप को एक्सेप्ट करने की बात करी, तो एक्सरसाइज भी उसी से रिलेटेड है। और इस हफ्ते की एक्सरसाइज के लिए यू हैव टू मेक अ लिस्ट ऑफ एवरीथिंग दैट यू हेट अबाउट योरसेल्फ। तो आपको एक लिस्ट बनानी है, और जंबो लिस्ट। उसमें आपको सब कुछ लिखना है जो आपको अपने बारे में पसंद नहीं है, विच यू डिसलाइक। भले ही वो आपकी बॉडी हो, भले ही वो आपका माइंड हो, आपकी एबिलिटीज़ हो, आपको लगता है आप ब्रिलियंट नहीं है, आपको लगता है आप ज़्यादा बेवकूफ़ है, आपको लगता है आप ज़्यादा ही स्मार्ट है, या फिर आपने लाइफ में जो गलत डिसीजंस लिए हो उनके बारे में, या फिर आपने गलत चॉइसेस की हो उनके बारे में। एवरीथिंग जो आपको लगता है आपने गलत किया है या आपकी लाइफ में गलत है आपके साथ, वो आप इसमें लिखिए। एंड दिस विल बी अ रियली लॉन्ग लिस्ट, देयर इज़ नो लिमिट। हम सबके पास एक इनर क्रिटिक है जो आपको लाइन से बता सकता है कि आप में क्या क्या गलत है। जब आप ये लिस्ट बना लें, उसके बाद रीड द लिस्ट एंड देन से टू योर सेल्फ, आई नो बट आई स्टिल लव माई सेल्फ, आई नो बट आई लव माई सेल्फ, आई नो बट आई लव माई सेल्फ। और इसको करने का रीज़न ये है कि बिफोर यू कैन चेंज एनीथिंग, भले ही वो छोटा चेंज हो या बड़ा चेंज हो, आपको खुद को अनकंडीशनल लव देना होगा। और उसका यही तरीका है कि आप अपनी सारी कंडीशंस लिख दीजिए, एंड उस कंडीशंस को लिखने के बाद यू टेल योर सेल्फ कि ठीक है, ये सब तो दिक्कत है, बट आई लव माई सेल्फ। हम सभी एक बहुत बड़ा बैगेज लेके अपने कंधों पे चलते हैं। वो बैगेज इन सभी नेगेटिव चीज़ों का होता है और वो बैगेज हमें आगे नहीं बढ़ने देता। जस्ट इमेजिन अ पर्सन जो बहुत बड़ा बैग लेके रेगिस्तान में चलने की कोशिश कर रहा है। हमारी लाइफ उसी तरीके की है। वो भारी बैग नेगेटिव चीज़ों का हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। तो जब तक हम उस बैग को अपने कंधों से उतारेंगे नहीं और कॉन्शियसली देखेंगे नहीं कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तब तक हम तेज़ी से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। नेगेटिव चीज़ों की लिस्ट बनाइए और उसके बाद स्टिल बोलिए कि ये सब नेगेटिव होने के बावजूद भी मैं अपने आप से प्यार करता हूँ और मैं अब इस जर्नी में आगे बढ़ना चाहता हूँ। और ये बैग नीचे रखना ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि भले ही आप कितनी ही अच्छी सीनरी में वॉक कर रहे हो, अगर आप इस लोड के साथ वॉक करेंगे तो वो सीनरी आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। चाहे आप रेगिस्तान में हो, पहाड़ों में हो, समंदर के बाजू में हो, चाहे बहुत प्यारी नदी बह रही हो, पर आपको कुछ भी पसंद नहीं आएगा। सो वी होप कि इस एक्सरसाइज से आप वो बैग कुछ देर के लिए ही सही नीचे रख पाएंगे, एंड यू विल बी एबल टू एक्सेप्ट योर सेल्फ एंड लव योर सेल्फ। आई होप हमने हमारे लिसनर के क्वेश्चन के साथ जस्टिस किया है। अगर आपके पास भी हमारे लिए कोई क्वेश्चंस, कमेंट्स, फीडबैक या सजेशन है तो आप हमें लिख सकते हैं contact@thegoodtalk.in पे। और ये पॉडकास्ट अपने फ्रेंड्स या फैमिली से शेयर करने के लिए सिंपली सेंड देम द लिंक thegoodtalk.in, और वो अपनी फेवरेट पॉडकास्ट ऐप में इसको सुन पाएंगे। विद दैट वी कम टू एन एंड ऑफ दिस एपिसोड। वी आर योर होस्ट, आई एम सागर, और मैं हूँ चर्चिल। सेइंग बाय बाय। बाय बाय।